मतलब 1000 से ज़्यादा डॉक्टर्स इस बार पीसीपी से बनेंगे और इस बार टॉप 100 के अंदर भी रैंक आई है। 500 के अंदर 10 बच्चे हैं और 1000 रैंक्स के अंदर 18 बच्चे हैं इस बार पीसीपी से। भाई बहनों में पहले डॉक्टर बनोगे? हाँ, मैं पहले मैंने मेरी वो कोचिंग पीसीपी से की थी, उससे पहले भी 8th 9th 10th ये तीनों स्कूलिंग मैंने प्रिंस लोटस वैली से की थी। रसगुल्ले यही बांट के आएगी दादाजी? बांट रही थी। यही बांट के आएगी क्या बोलिए लोगन? भगवान से बहुत खुश हूँ, शुक्रिया अदा करते कि मेरे बच्चे को इतना बड़ा। सारे टेस्ट देने पड़ेंगे और क्लास अगर कोई मिस हो भी जाती है बाई चांस तो उसको कवर करना पड़ेगा। देखिए, कड़ी मेहनत, अटूट विश्वास और दोबारा मिली परीक्षा की चुनौती, इन सभी को पार करते हुए प्रियांशु ने री नीट में सफलता पाई है। प्रियांशु अपने साथ में है और पूरा परिवार अपने साथ में है। प्रियांशु के साथ साथ पूरे परिवार से भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि परिवार का भी पीछे बहुत बड़ा हाथ रहता है इस सफलता के पीछे, क्योंकि री नीट हुआ है और बच्चे का उस वक्त बच्चे को मोटिवेट रखना और फिर से एग्ज़ाम की तैयारी करवाना और उस परीक्षा को पास करना एक बहुत ही कठिन समय होता है परिवार का भी। तो प्रियांशु, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा जब री नीट के अंदर आपका सिलेक्शन हो गया? री नीट के अंदर सिलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छा लगा, मतलब आसपास के सभी लोग एकदम खुश हो गए थे। ठीक है, देखिए जब पहली बार एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि आपने 12th के साथ में नीट की तैयारी करी है और पहली बार एग्ज़ाम दिया था, तो उस वक्त भी थोड़ा खुद को ऐसा रहता है कि हम नीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी एग्ज़ाम मानी जाती है अपने यहाँ पर ये, और वही पेपर लीक की खबर सुनाई दी जब आपको और फिर से ये हुआ कि री नीट होगा, उस वक्त खुद को कैसे मोटिवेट रखा? नीट के बाद जब री नीट की न्यूज़ आई, जब एक बार तो ऐसे हो गया था कि अब कैसे पढ़ा जाएगा कैसे पढ़ा जाएगा, लेकिन फिर घर वाले और टीचर्स थे उनका कॉल आया और घर वाले मतलब पापा मम्मी दादा दादी, मैं कि पहले गांव भी आया था, जब सब ने मोटिवेट किया कि कोई नहीं, पहले मतलब नीट से पहले बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में जो टाइम ख़राब हुआ था तेरे तो अच्छा है कि 1 महीना तेरे को एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो री नीट के अंदर और अच्छा करना। और प्रियांशु, जो आपने सफलता आज हासिल करी है उसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं उसका श्रेय मेरे मम्मी पापा दादा दादी और भी सभी परिवार वालों को और मेरे टीचर्स को और पीसीबी को देना चाहूँगा। ठीक है, तो आपने आपकी जो प्रिपरेशन है वो पीसीपी से करी थी? हाँ, मैंने प्रिपरेशन पीसीपी से की थी। ठीक है, और थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए और एक बार आपकी जो रैंक है और कितने नंबर बने वो भी बता दीजिए। मेरे री नीट के अंदर मार्क्स 677 थे और रैंक 337 थी। हाँ, ऑल इंडिया रैंक 337 थी। और मतलब मैं गिरधरपुरा शाहपुरा के अंदर रहने वाला हूँ। मैंने मेरी इस कोचिंग पीसीपी से की थी, उससे पहले भी 8th 9th 10th ये तीनों स्कूलिंग मैंने प्रिंस लोटस वैली से की थी। अच्छा, स्कूलिंग भी वहीं से करी है आपने 8th क्लास से लेके अब तक की? हाँ, स्कूलिंग प्रिंस लोटस वैली से, बाद में पीसीबी में कोचिंग ओके, ठीक है। वहाँ पे। और बाद में ऐसे ही है ना, जो पीसीबी के अंदर जो स्टाफ है ना वो बहुत अच्छा है, जैसे कि वहाँ पे और कोचिंग में ऐसा नहीं होता कि सेल्फ के लिए बुलाते हैं स्टूडेंट्स को। वहाँ पे हमारा शेड्यूल बना रखा था पूरा, सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक का। और क्या इसको शेड्यूल था सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक का? ऐसा होता था, सुबह 6 से 12 तक तो सेल्फ स्टडी लगती थी, मतलब उसके अंदर बच्चा खुद पढ़ता है, बीच में 1.5 घंटे के बाद में छोटे छोटे ब्रेक्स होते थे, तो 6 से 12 सेल्फ स्टडी का टाइम, बाद में 12 से 2 यहाँ पे ब्रेक होता था, या तो खाना घर पे खा के आ जाओ या फिर वहाँ पे कोई टिफ़िन लेके आओ तो वो खा लो। फिर 2 से 8:30 तक क्लास होती थी, और उसके बाद भी अगर कोई हॉस्टल का रहने वाला होता था तो उसकी रात को भी सेल्फ होती थी 9 से 11। लेकिन मैं घर पे रहता तो उसमें तो मैं जा नहीं पाता था, तो उस टाइम पे तो मैं घर पे ही पढ़ता था। पीसीबी की बात करें तो जिस तरह से हमने पहले भी वीडियो चलाए पीसीबी के और वहाँ का रिज़ल्ट कितना शानदार रहता है ओवरऑल, वो एक बार प्रियांशु के मुख के ज़बानी से भी जान लेते हैं। प्रियांशु, ओवरऑल रिज़ल्ट की हम बात करें पीसीबी का तो वो कितना रहा है? पीसीबी के जहाँ तक अभी तक मैंने सुना है, मतलब 1000 से ज़्यादा डॉक्टर्स इस बार पीसीबी से बनेंगे और इस बार टॉप 100 के अंदर भी रैंक आई है। 500 के अंदर 10 बच्चे हैं और 1000 रैंक्स के अंदर 18 बच्चे हैं इस बार पीसीबी से। ठीक है, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कंपटीशन कितना हार्ड रहा होगा। हाँ, कंपटीशन हार्ड रहा, लेकिन इससे एक फ़ायदा भी हुआ कि हमारी फिर वो जो प्रैक्टिस थी क्वेश्चंस की वो भी उसी हिसाब से बढ़ती गई।
क्योंकि साथ वाले सभी उस वक्त अच्छे डर थे। नहीं लगा कि कंपटीशन इतना हार्ड है, मैं निकल पाऊंगा नहीं निकल पाऊंगा? स्टार्टिंग में डर लगता था क्योंकि स्टार्टिंग में कंपटीशन ज़्यादा था, क्योंकि सभी बच्चों में स्टार्टिंग में मोटिवेशन होता है, लेकिन वो धीरे धीरे साइड में होते जाते हैं। तो फिर लास्ट में जाते जाते मतलब पढ़ाई कभी कम नहीं की, कुछ ना कुछ हमेशा बढ़ाते गए, तो फिर लास्ट में कॉन्फिडेंस आने लग गया था। ठीक है, और पढ़ाई की हम बात करें तो क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई टाइम टेबल पीसीपी के अलावा? देखो यही था कि सुबह 6 से 12 तो सेल्फ स्टडीज आते थे। अब उसके अंदर मैंने टाइम डिवाइड कर रखा था 3 पार्ट्स के अंदर, कि एक पार्ट बायोलॉजी को, एक पार्ट केमिस्ट्री को, एक पार्ट फिजिक्स को। अब उसमें ऐसे था कि एक दिन मतलब 3 केमिस्ट्री के 3 पार्ट हो गए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो उसके अंदर केमिस्ट्री वाले पार्ट के अंदर एक दिन या तो मैं इनऑर्गेनिक पढ़ता या ऑर्गेनिक या फिजिकल, मतलब कोई भी एक पार्ट। फिजिक्स को उन 3 पार्ट में से सबसे ज़्यादा टाइम फिजिक्स को देता था, क्योंकि ऐसा था कि बायो में मार्क्स आ जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही आएंगे, लेकिन फिजिक्स अगर हार्ड आ गई, और जैसे 2025 के अंदर हार्ड आई भी थी, तो फिजिक्स के अंदर मतलब कुछ करना पड़ेगा ज़्यादा और उससे एक्स्ट्रा, तो फिर फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देता था। और बायो की तो एनसीईआरटी पढ़ता था और नोट्स वगैरह पढ़ता था। बाद में क्लास लगती थी 2 से 8:30, उसमें तो जो पीसीपी थी वो थी। उसके बाद में रात को कभी पढ़ता था कभी नहीं पढ़ता था। अगर पढ़ता था तो जो उस दिन क्लास में पढ़ा है उसका रिवीजन करता था। ठीक है, इस सफ़र में, इस छोटी सी जर्नी के अंदर आज सक्सेस भी आप हो चुके हैं, क्या एक सबसे ऐसा होता है कि हाँ अपना एक हार्ड टाइम आता है, क्या चुनौतीपूर्ण एक समय रहा होगा आपके लिए? चुनौतीपूर्ण सबसे समय तो यही था कि ये जो नीट थी, मतलब पिछली नीट, उसके अंदर मेरे 705 मार्क्स थे। अब वो नीट पहले तो लग रहा था कि मतलब न्यूज़ आई सबसे पहले तो कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन इतना बड़ा नहीं था कि रीनीट ही हो जाएगी। ऐसे लग रहा था कि कुछ को मतलब वैसा, लेकिन ऐसा नहीं था कि रीनीट होगी। लेकिन बाद में न्यूज़ आई, बाद में ऐसे करने लगे कि सिर्फ सीकर की रीनीट होगी। बाद में और टेंशन बढ़ी, लेकिन बाद में कम से कम एक रिलीफ मिला कि पूरे इंडिया का रीनीट हुआ, तो उससे फिर फ़ायदा हुआ। ठीक है, ओके। अब बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो नीट की तैयारी करना चाहते हैं या नीट की तैयारी करेंगे, क्योंकि किसी ने 10th पास की होगी, किसी ने 12th पास आउट की होगी, उन स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे? देखो जो 10th पास की है उनके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे 11th और 12th के अंदर वो आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ें तो, पीसीपी के अंदर या फिर किसी भी कोचिंग के अंदर। लेकिन पीसीपी के अंदर ये है कि सेल्फ स्टडी वगैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डाउट काउंटर्स, और कभी कोई क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग वगैरह भी मिल जाती हैं, वीडियो लाइब्रेरी। क्लास मिस होने के चांसेस ही नहीं है। हाँ, क्लास मिस होने के चांसेस ही नहीं है। और जैसे कोई 12th के बाद है उसको स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, ये तो बहुत नॉर्मल बात है क्योंकि 11-12 स्कूलिंग है। लेकिन बाद में वो आएगा ना तो उसको भी बहुत आराम से, अगर सही से पढ़े तो सिलेक्शन आराम से ले सकता है। बस उसको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, और क्लास अगर कोई मिस हो भी जाती है बाई चांस तो उसको कवर करना पड़ेगा, वो इतनी तो उसको खुद को करना पड़ेगा। और प्रियांशु, पीसीपी की हम बात करें तो बाकी कोचिंग से वो अलग क्यों है? देखो पढ़ाई और कोचिंग में भी अच्छी होती है, लेकिन ऐसा है वहाँ पे टीचर्स ध्यान नहीं देते बच्चों पे, कि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहा तो हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा होता है दूसरी कोचिंग में। लेकिन पीसीपी में ऐसा है कि अगर आप पढ़ भी नहीं रहे हो तो आपको टीचर्स मतलब आप पढ़ो यही टाइम है, बाद में टाइम निकल जाएगा, और आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको इतना सपोर्ट करेंगे कि और कोई भी कोचिंग में इतना सपोर्ट नहीं करेंगे आपको। और वही है कि सेल्फ स्टडी वगैरह दूसरी कोचिंग में बहुत कम होती है, अगर होती भी है तो उसको इतने लेवल पे नहीं करते कि कंपलसरी है, ऐसा नहीं होता कि नॉर्मली है, किसको आना है तो आ जाओ या नहीं आना तो नहीं आओ। हॉस्टल वालों के लिए तो एकदम कंपलसरी है, और अगर आप जैसे टॉप बैचेस में हो तो भी कंपलसरी होती है। नॉर्मल वाले भी उनको बोलते हैं कि आओ, लेकिन वो कुछ बच्चे तो होते ही हैं कि नहीं आते, लेकिन फिर भी सेल्फ स्टडी कंपलसरी होती है। और एक ये कि क्लासेस मिस हो जाती है, फिर भी वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत कम कोचिंग्स के अंदर मिलती है। और डाउट काउंटर के अंदर जो क्लास में टीचर्स पढ़ाते थे वो ही टीचर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं और कोचिंग के अंदर, क्योंकि उनके अंदर स्टाफ होता है, लेकिन वो चेंज हो जाता है कि क्लास अलग ले रहे हैं, डाउट पे अलग बैठे हैं। लेकिन पीसीबी में ऐसा था, क्लास भी वही टीचर्स, डाउट पे भी वही टीचर्स, तो इससे मतलब सेम टीचर से जो केमिस्ट्री रहती है ना वो एकदम सही रहती है। ठीक है, भाई बहनों में पहले डॉक्टर बनोगे? हाँ, मैं पहला ही। बिल्कुल
पूरा परिवार अपने साथ में है और देखिए एक बहुत ही खुशी का माहौल है क्योंकि भाई बहन के अंदर हो चाहे एक दादा दादी के लिए तो सबसे बड़ी ये होती है कि हमारे पोते जो हैं हमारे बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ अपने मुकाम पे पहुंच जाए और प्रियांशु ने वो सफलता हासिल करी है। बाकी इनके दादाजी भी अपने साथ में हो और दादी जी भी अपने साथ में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। हाँ तो धन्यवाद। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे मन में भी खुशी है कि हमारा पोता डॉक्टर बन गया। ठीक है, विश्वास था क्या इस विश्वास था इसके ऊपर, अब भी आगे भी इस पर विश्वास है कर रहा हूँ कि आप यूपीएससी की तैयारी करो। मैं ये भी इसको बोल रहा हूँ और इसकी भी जुनून नहीं थी इसका। अच्छा, ये आपके दादाजी ने बताया आपको? हाँ, एक सपना तो पापा का था डॉक्टर बनने का, एक सपना दादा का यूपीएससी का। मेरा खुशी है पोता डॉक्टर बन गया। रसगुल्ले यही बांट के आएंगे दादाजी? बांट रही थी यही बांट के आएगी क्या बोलिए लोगन? लोगों ने तो बोली भाई डॉक्टर पोता को लमर आए है डॉक्टर में जना बांटिया से। देखिए एक बहुत ही भावुक पल होता है क्योंकि बहुत खुशी का भी है कि खुद ही जाके लोगों को मीठा मुंह करवाना और आज प्रियांशु ने सभी को एक वो गर्व पल महसूस भी करवाया है। और बाकी प्रियांशु के पेरेंट्स हैं उनसे भी हम बात करते हैं। प्रियांशु के पेरेंट्स अपने साथ में है। सर कैसा लगा जब प्रियांशु का रिजल्ट आया री नीट का? बहुत अच्छा लगा मैडम, आने के बाद ऐसा लगा कि दुनिया जीत ली है। बिल्कुल, एक पेरेंट्स का भी यही होता है कि हमारे बच्चे जिस भी मुकाम में जो भी मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो उसमें सक्सेस हो जाए, उससे बड़ा क्या ही है। जी यही था सर मैडम। ठीक है, और सीकर में रहकर प्रियांशु ने पढ़ाई करी है और सर का मैं बताऊं हम लोगों ने पहले भी वीडियो चलाया था तो उनमें भी हम लोगों ने बाइट करी थी और हमने बातचीत करी थी। इनकी प्रियांशु की मम्मी है अपने साथ में जिन्होंने एक बहुत बड़ा हाथ रहा है प्रियांशु की सफलता के पीछे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही रही है। इन्होंने ही एक माँ का ऐसा रोल होता है कि वही या तो बच्चे को इनसे ही पूरा जान लेते हैं अपन। आंटी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद। आप ही प्रियांशु के साथ में रही हैं और ऐसा होता है लड़के बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं, वो पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं। आज भी हो चाहे छोटा बच्चे की भी हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं। क्या रूटीन रहा, क्या बचपन से ही इंटेलिजेंट था या फिर बदमाशी भी था? देखिए मैम, ये बच्चा तो बचपन से इंटेलिजेंट था। ये पढ़ाई में ये शुरू से ही अच्छा था। ये नहीं था कि भाई कोई बच्चा है कि भाई मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं, ये बिल्कुल जैसे एकदम जैसे और बच्चे ने उनसे अलग ही था। ये बचपन, हाँ, बचपन से ही जैसे और भी स्कूल में था तो उसमें भी ये मतलब जो भी नंबर लेके आता था ना तो बढ़िया ही लेके आता था। और यहाँ लोटस वैली में भी ये टॉप में ही था, मतलब ये जैसे सिलेक्शन नंबर आता था तो अच्छे नंबर ही लेके आता था ये। ठीक है, आप वहाँ पर साथ में रही हैं प्रियांशु के, क्या रूटीन रहता था रोज का? सुबह उठना, जैसे कि और बच्चे तैयारी करें तो वो भी अब एक समझ पाए कि हमें अगर तैयारी करनी है तो हमें किस तरह से उठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्योंकि कई बार खान पीन का भी ऐसा होता है कि नींद ज़्यादा आती है, तो खान पीन का कैसे क्या ध्यान रखा? खान पीन का तो मैम देखो, जैसे अभी पीसीपी वाले हैं तो जैसे ये 4:30 बजे उठ जाते थे हम लोग। बच्चा 6 बजे तो इसकी कोचिंग लग जाती थी, तो उठने के बाद जैसे ये नाश्ता वगैरह मैं बनाती थी और बच्चा सुबह जल्दी निकल जाता था कोई घर से, तो थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करके चला जाता था और फिर दोपहर में फिर वापस आता था। फिर मतलब 12:30 तो ये आता था और 1:30 बजे के लगभग वापस खाना वाना खा के चला जाता था। पीसीपी में पूरे दिन ये कोचिंग के अंदर ही रहता था पढ़ाई के लिए, क्योंकि वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, ढंग से पढ़ाते थे। तो मैं तो यही कहती थी कि आप तू वहीं पर पढ़ा कर, वहाँ बढ़िया पढ़ाई होती है। ठीक है, हाँ। और कोई भी जैसे पीसीपी की हम बात करें तो क्या टीचर्स पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहते हैं कंटिन्यू? जैसे बच्चा कब आ रहा है, कब जा रहा है और पढ़ाई में क्या स्कोर रहा? वो कॉल कर देते, जैसे बच्चा अगर मान ली लेट से एल्फी हो जाता था और हम भी अगर बच्चा थोड़ी बहुत भी लेट हो जाती थी तो सर से उनको हम कॉल करते थे कि सर बच्चा पहुंचा नहीं है टाइम पे, तो सर वही यही बोलते थे कि अभी निकला, ये पहुंच जाएगा, अभी बच्चा आपका टाइम पे पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 5-10 मिनट में पहुंच जाता था। ठीक है, ओवरऑल हम कहें तो पीसीपी के टीचर्स भी लगातार पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहते हैं, बच्चा कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें। और भी हम जानते हैं आंटी, जब रिज़ल्ट आया उस वक्त की क्या रिएक्शन थे? क्योंकि जब री नीट हुआ, नीट का पेपर लीक होने के बाद में फिर से नीट का एग्ज़ाम देना, ये एक बहुत ही कठिन समय होता है। तो उस वक्त आपने इसको कैसे संभाला? जैसे मैम अब पहले भी जैसे इसने एग्ज़ाम दिया था नीट का, तो उसमें भी इसके अच्छे मार्क्स आए थे, 705 नंबर आए थे इसके। तो उस टाइम इस बार विश्वास था कि जो रीनीट होगा उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा? विश्वास था, क्योंकि पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा था, ये टॉप 10 में चलता था हमेशा ही।
तो फिर लेकिन एक बार जैसे कि दोबारा एग्ज़ाम होता है तो थोड़ा सा तो हम भी ऐसे हो गए थे, थोड़ा परेशान से हो गए थे। बच्चा भी अब 10-15 दिन पढ़ाई छूट गई थी, फिर बच्चा ये भी थोड़ा हो गया, फिर कोचिंग वालों ने फ़ोन करने लगे कि बच्चों के भेजो कोचिंग में। फिर दूसरे दिन ही ये कोचिंग के अंदर जाने लग गया और वहाँ से फिर 2-4 दिन तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन बाद में वो जो पहले जो रूटीन था ना वही रूटीन हो गया इसका पढ़ने का। पीसीपी वालों ने बहुत सपोर्ट किया पढ़ने का और 1 महीने में इसकी वही कंटिन्यू पढ़ाई थी ना वो चालू हो गई फिर इसकी। और जो एग्ज़ाम दिया तो इतना अच्छा रिजल्ट आया कि भाई मैं तो भगवान से बहुत खुश हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे बच्चे को इतना बड़ा डॉक्टर बना दिया। तो पेरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे उस बारे में कि बच्चे को किस तरह से अपन मोटिवेट रखे पढ़ाई को लेकर, कुछ भी गलत कदम ना उठाए और उनका जो भी जिस भी फील्ड में जाने का है उनको हम जाने दें या हम उन्हें सपोर्ट ही करें? पेरेंट्स को ये करना चाहिए, जैसे बच्चा 10th कर लेता है, पहले उसकी खुद की बच्चे की राय जाननी चाहिए कि तू आगे जाके क्या बनना चाहता है। जैसे ही बच्चा ये कहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ या टीचिंग लाइन में जाता हूँ, तो उसके अनुसार ही उसको जैसे फाउंडेशन कोर्स है या स्कूल कॉलेज है उस हिसाब से उसका एडमिशन करवाया जाए। दूसरा, अगर बच्चा हॉस्टल में रहता है या किराए पे उसकी मम्मी पापा साथ रहती है, हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल का जो गार्डन है उसका मैनेजमेंट है, वहाँ जैसे 15 दिन से 10 दिन से वहाँ उससे बात करें, उसके जो रूम पार्टनर कौन रह रहा है, वो कौन सी जगह रह रहे, कौन सी जगह उनका हॉस्टल है, वो सारी जानकारी पेरेंट्स है कि स्टूडेंट के भी फ़ोन नंबर रखे, उसके वार्डन के फ़ोन नंबर रखे, टीचर्स के फ़ोन नंबर, हर 15 दिन से 10 दिन से लड़के से बातचीत करे। बातचीत फ़ोन पे नहीं, उससे घर का कोई भी सदस्य जाके उससे 10 दिन 20 दिन से उससे बात करे, उसकी एक दोस्त के हिसाब से उसकी पूछे उसे, भाई तेरे कोई परेशानी है और कोई दिक्कत है, तो इस हिसाब से अगर बच्चे को मोटिवेशन करते हैं तो वो ज़रूर किसी भी फील्ड में चला जाए वो सक्सेस हो जाता है। देखिए, लगन, मेहनत और परिवार के अटूट विश्वास के साथ में प्रियांशु ने ये जो सफलता हासिल करी है सभी के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम के बाद में रीनीट होना और उसमें सक्सेस मिलना ये एक बहुत ही बड़ी बात है। आप देख रहे थे हेलो नवलगढ़, मैं आपके साथ में सृष्टि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।